महाराष्ट्र में 23 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तब धमाकेदार अंदाज में महायुति ने जीत दर्ज की। उससे ही ये उम्मीद जग गई कि नई सरकार के गठन में भी ऑल इज वेल होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जबकि नई सरकार की ताजपोशी की तारीख तय हो गई है, लेकिन सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। 5 दिसंबर को नई सरकार के गठन की तारीख तय हो गई है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। विजय रूपाणी, निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और इसी दिन बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इस बीच अजीत पवार के दिल्ली आने की सूचना है। कहा यह जा रहा है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का चेहरा भी साफ हो जाएगा। और ये सब वरिष्ठ नेताओं की, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजीत दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 236 सीटों पर जीत मिली है। सबसे अधिक 132 सीटों पर बीजेपी, 51 सीटों पर शिवसेना और 46 सीटों पर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। ऐसे में उम्मीद है कि गठबंधन के आला नेताओं को मंत्री पद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की अपडेट है। पिछले सोमवार को ये शुरू हुआ, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्ष ने इस दौरान अपना विरोध भी जारी रखा, जिससे गतिरोध उत्पन्न हुआ। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच सोमवार को बैठक के बाद 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा करने की बात पर सहमति बनी है। वहीं एक दिन संसद चलने का खर्चा करीब 10 करोड़ है। उस हिसाब से 50 करोड़ रुपए अब तक संसद न चलने से बर्बाद हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज की जगह विपक्ष का लगातार हंगामा ही रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज इस सत्र का छठा दिन था। हालांकि कामकाज के लिहाज से एक दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया गया, यानी कामकाज को लेकर संसद के 5 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार करा दिया। जो लोग वैध वीजा लेकर के हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको रोक लिया गया। हमारी सरकार कर क्या रही है, अपना इकबाल दिखाए ना। आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले संसद की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई, फिर सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हक है भाई। अवाम कुछ सवाल कर रही है, वो हमारी ऑपोजिशन विपक्ष में जो बैठते हैं, ये हमारी फर्ज धर्म बनती है कि हम आके यहाँ उनकी आवाज यहाँ सुनाएं। कोई शक है, कोई सवाल है, कुछ सच है, कुछ असत्य है, ठीक है, मगर जब ये है तो पूछने का हक तो रहनी चाहिए। ये सब चर्चा का विषय है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। तो क्योंकि सरकार इस पे चर्चा नहीं होने देना चाह रही है, संभल पे नहीं होने देना चाह रही है, मणिपुर पे नहीं होने देना चाह रही है, इसलिए बार बार स्थगित कर रही है। जनता के मुद्दे हैं, जनता का बात रखने का हमें मौका दिया गया है, हमें बोलने का मौका दिया जाए, यही इनसे अपेक्षा है। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और सदन में चर्चा की मांग की। सर्वदलीय नेताओं के साथ हुई बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष राजी हो गया है। संविधान पर लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को चर्चा होगी। वहीं 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, जितना भी अपोजिशन पार्टी के सांसद है, जितना भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है, सबसे अनुरोध है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं और पार्लियामेंट चलने के लिए तैयार हुए हैं,
हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाएं। देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं। इसलिए कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। कामकाज बाधित होने से अब तक जनता की कमाई का 50 करोड़ रुपया सुहा हो चुका है। संसद में हफ्ते में 5 दिन काम होता है। रोज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक संसद चलती है। संसद में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। एक दिन में 6 घंटे कार्यवाही का वक्त होता है। साल 2018 में लोकसभा सचिवालय की रिपोर्ट के मुताबिक सदन चलाने में हर घंटे 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसके हिसाब से एक दिन का खर्च करीब 10 करोड़ रुपए है। ये अवसर होता है, विपक्ष का कोई भी सांसद हो वो सवाल कर सकता है और सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बहुत कमजोरी में विपक्ष आ गया। मुझे लगता है कि जो नतीजा है उससे उस नतीजों ने उनको झकझोर दिया। नतीजा ये हुआ कि हाउस नहीं चला। सूत्रों के मुताबिक संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी को संभल की हिंसा का मुद्दा और तृणमूल कांग्रेस को बांग्लादेश के मामले को उठाने का मौका मिल सकता है। 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक गतिरोध बना हुआ है। अब देखना यह है कि मंगलवार से संसद में ये गतिरोध टूटता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वाले बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई थी और चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह मोहन भागवत ने दी। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला भी दिया। 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की। इसके बाद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे नया एंगल दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आबादी पर दिए बयान के बाद से सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। देश में आबादी एक ऐसा विषय है जिसे लेकर अक्सर बहस होती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या गिरावट पर अपनी चिंता जताई, बल्कि उनके बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को भी तूल दे दिया है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे, याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली लोक। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे। मोहन भागवत ने अपने बयान में मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की आबादी की दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो धीरे धीरे वो समाज धरती से गायब हो जाता है। इसलिए ये समझते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर का अतीत और वर्तमान क्या है। 1992-93 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.3 थी, वहीं मुस्लिमों की 4.41। 1998-99 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.78 थी, वहीं मुस्लिमों की 3.59। 2005-06 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.59 थी, वहीं मुस्लिमों की 3.4। वहीं 2015-16 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.13 थी, वहीं मुस्लिमों की 2.62। 2019-21 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 1.94 थी, वहीं मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट 2.36। मोहन भागवत की ये चिंता हिंदुओं की घटती आबादी दर के 1.94 वाले डेटा को लेकर है। यही वजह है कि AIMIM
के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा है, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नया एंगल दे दिया है। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चेदार पैदा करने की। मैं समझता हूँ ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और आरएसएस में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। आबादी में गिरावट वाले ग्राफ पर मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समांतर गिरावट है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस के हिसाब से ये डेटा हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि संघ प्रमुख के बयान को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी। वहीं बीजेपी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। दिनेश शर्मा का कहना है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। 2.1 का जहां पर आया है तो इसमें मुस्लिम आबादी की दर भी पहले से कम हुई है और हिंदू की आबादी दर तो बहुत ही कम हुई है। जो 3.4 हुआ करती थी हिंदू प्रजनन दर की, वो आज 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत कहीं बूढ़ा देश ना बन जाए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान का वर्गीकरण करके नहीं, उन्होंने भारत की जो व्यवस्था है, जो विकास है, उसके संदर्भ में मैं जो समझता हूँ, हमको लगता है कि वो उनकी चिंता का विषय रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, यानी इन देशों की जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश है। इसके अलावा भी कई देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। दक्षिणी यूरोप, जिसमें क्रोएशिया, ग्रीस, इटली देश शामिल है। माल्टा, पुर्तगाल, सर्बिया, स्लोवेनिया और स्पेन जैसे देश शामिल है। इन देशों की 21% आबादी 65 साल से हो चुकी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वो फैमिली प्लानिंग को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मोहन भागवत और आरएसएस के विचारों से ये साफ है कि वो देश में इस विषय पर चर्चा बढ़ाने और जागरूकता फैलाने की कोशिश में है। भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन और उसकी चुनौतियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जाने माने एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कहा यह जा रहा है कि अवध ओझा को पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। अवध ओझा किस सीट से आखिरकार चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। रिपोर्ट देखिए। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर जाने माने एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कहा तो ये भी जा रहा है कि अवध ओझा का टिकट भी फाइनल हो गया है, यानी सियासत के पिच पर वो विधानसभा चुनाव के जरिए मैदान में उतर सकते हैं। आपकी सदस्यता लेने के बाद ओझा ने कहा कि राजनीति में शिक्षा का विकास ही मेरा मकसद है। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। अवध ओझा भी देश के सबसे पसंद किए जाने वाले शिक्षकों में से एक हैं। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है।
ओझा यूपीएससी कोच, यूट्यूबर और शिक्षक हैं। इनका संबंध यूपी के गोंडा जिले से है। यूपीएससी से निराशा मिलने पर इन्होंने कोचिंग शुरू की। कोविड के दौरान अवध ओझा काफी फेमस हुए। अलग शिक्षण शैली की वजह से इन्हें यूट्यूब पर पॉपुलैरिटी मिली। उधर अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा के आप में शामिल होने का स्वागत किया। केजरीवाल का कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा के आने से पार्टी और बेहतर तरीके से काम करेगी। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। अवध ओझा के बयान सियासत पर पहले भी आते रहे हैं, लेकिन तब वो शिक्षक थे। पहले उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में उनकी सियासी पारी कैसी रहती है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे संभल हिंसा की। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में आज सदन से लेकर सड़क तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिला और भारी हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं संभल जाने पर अड़े कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सड़क पर जमकर हंगामा भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा पर हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सदन के अंदर नेताओं ने मामले में बहस की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में संभल को लेकर सड़क पर जमकर सियासत हुई। पहले से संभल जाने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस के नेताओं का आज लखनऊ दफ्तर पर जमावड़ा रहा। कल रात ही प्रदेश के अलग अलग जिलों से नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे और आज सुबह यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में जैसे ही कांग्रेस नेता संभल की तरफ कूच करने को निकले, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कई बार कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और कई घंटे सड़क पर हंगामा चलता रहा। रोके जाने से नाराज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने संभल जाने पर रोक का हवाला देते हुए किसी भी नेता को जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार कांग्रेस नेताओं ने आज संभल जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और ऐलान किया कि जब भी मौका मिलेगा वो संभल जरूर जाएंगे। किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से लोगों की हत्याएं की गई हैं, सर में गोली मारी गई है, तो सारी बातें ये अवगत कराएंगे। अब हमने पहले अनाउंस कर दिया था, उस समय तक 30 या 1 तारीख तक रोक लगी हुई थी, इसलिए हमने 2 तारीख कहा था कि जब वो रोक खत्म होगी तो 2 को जाएंगे। फिर उन्होंने एक्सटेंड करके 10 कर दिया, तो ये एक्सटेंड करते रहेंगे तो निश्चित हमने तो जो निर्णय लिया है तो उस पर हम खड़े हैं और हम निश्चित जाएंगे और अपने नेताओं को अवगत कराएंगे और आपके माध्यम से जनता को बताएं। सरकार को बता रखा है कि हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। हमारे जाने से शांति नहीं होगी। लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर रोक रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी रोका, आज आप लोगों को भी रोक रही है। यहाँ पर 10 तारीख तक का कह रही है कि बाहर जाएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन हम सत्य के लिए इस पर अड़िग हैं और संभल जाके वहाँ शांति स्थापित करने के लिए, लोगों का जो दुख दर्द है वो सुनने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए ये हमारा काम है। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से ही अलग अलग राजनीतिक दल और उनके नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर को संभल जाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी की वजह से कोई संभल नहीं जा सका। इस दौरान संभल जाने की कोशिश में पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया था। वहीं पुलिस और प्रशासन संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। यही वजह है कि हिंसा के बाद से ही पहले 30 नवंबर तक और बाद में 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यही वजह है कि संभल जाने से रोक पर अब भी सियासी घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं और इस मामले में दूसरे विपक्षी दलों का भी उन्हें साथ मिल रहा है। तो जिला प्रशासन ने कल से अजय राय जी को और मोना जी को घर में नजरबंद कर रखा है। अजय राय जी को पीसीसी में नजरबंद कर रखा है। ये एक शक पैदा करता है कि आखिर ये नेता जो फैक्ट फाइंडिंग और शांति बहाली की अपील करने जा रहे हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है,
क्या छिपाया जा रहा है? मुझे अफसोस है, ताज्जुब है कि सरकार की ऐसी मंशा, ऐसी सोच है कि वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के जाने से वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर यही लोगों की ऐसी सोच होगी, ये लोग ऐसा करते होंगे, तो हमारे बारे में भी शायद इनकी ऐसी ही सोच होगी। हमारा जाने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। मैं तो ख़ास तौर से वहाँ से सांसद भी हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया था, सिर्फ उसका मकसद ये था कि हम उनके दुख दर्द में जाके उन पीड़ित परिवार के शरीक हो सकें। अभी ना आए, कब आए? जब वो न्योता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे हैं, हील करने जा रहे हैं। जो भी लोग जाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा संदेश भी नहीं देता अपने देश के बारे में। एक तरफ विपक्ष संभल जाने की जिद पर अड़ा है, सरकार पर संभल का सच छिपाने का आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष वोटों के लिए संभल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया, और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। अच्छा, तो जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाए किसी को। जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी दलों को लगता है कि संभल जाने से उनको वोटों की फसल काटने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों को बुरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। विपक्ष के संभल दौरे पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम अमृत रत्न में पहुंचे गिरिराज सिंह ने विपक्ष के संभल दौरे पर सवाल उठाते हुए इसे माहौल खराब करने की कोशिश बताया। यहाँ तो कुछ भी करो तो पहाड़ टूटने लगता है, सदन से लेके सड़क तक। अभी लोग सड़क पर बैठे हैं संभल जाने के लिए। क्या है भाई, कुंभ मेला लगा है क्या? वो जाने नहीं दे रहे लोगों को आप। काहे के लिए? क्या उनके दिल में इतना सा प्यार नहीं है? अगर ये थोड़ा सा होता, जो कांग्रेस के लोग या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जा रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, क्या अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, बॉर्डर पर जाकर के आप ऐसा करते तो भारत के सनातनी भी आपको याद करते। लेकिन आप जा रहे हैं मस्जिद को बचाने, अन्य वहां मस्जिद टूट रहा है, कहां जा रहे हैं? गोली चलाए आप, गोली लगी आपको, और हंगामा भी आप ही कर रहे हैं।